हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी 12वीं क्लास की यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं पादप कार्यकी अर्थात प्लांट फिजियोलॉजी। इस यूनिट के टॉपिक्स में एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक हम पहले कर चुके हैं, पर हम एक नए सिरे से इस यूनिट के वीडियोस को दोबारा से अपलोड कर रहे हैं। कार्यकी शब्द पर हमने बात की थी। कार्यकी को अंग्रेजी में कहते हैं फिजियोलॉजी। यानी कि इसका अंग्रेजी वर्जन बनेगा प्लांट फिजियोलॉजी। कार्यकी में हम सजीव के शरीर की कार्य प्रणाली का अध्ययन करते हैं, यानी शरीर के अंग और तंत्र किस प्रकार से कार्य करते हैं, शरीर की जैविक क्रियाएं किस प्रकार से कार्य करती है, उस कार्य प्रणाली का अध्ययन हम इस शाखा में करते हैं। अब हमारी जो यूनिट है वो है पादप कार्यकी, यानी हम पढ़ेंगे पौधे के शरीर में किस प्रकार से जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। और इन जैविक क्रियाओं के अंदर हमारा जो सबसे मेन टॉपिक जो लेसन नंबर 5 से ये यूनिट स्टार्ट होती है, उसमें सबसे पहला ही टॉपिक रहेगा विसरण। विसरण एक सामान्य ज्ञान का शब्द भी है। जैसे विसरण की परिभाषा की बात करें तो हम पहले इन 3 शब्दों पर चर्चा करते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये सामान्यतः आपने सुने भी होंगे। किसी पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं हो सकती है, ठोस हो सकती है, द्रव हो सकती है, गैस हो सकती है। इनके अणुओं की एक खास बात होती है, ये अपनी अधिक मात्रा से गमन करते हैं किस तरफ, कम मात्रा की तरफ। अर्थात ठोस, द्रव या गैस के अणुओं का अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ गमन करना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। विसरण की जो ये क्रिया है, इस क्रिया के आपके अगर उदाहरण हमें देखने हैं तो सबसे आसान उदाहरणों में से हम बात कर सकते हैं, जैसे इत्र का बात कर सकते हैं, सेंट। मान लो ये एक सेंट की शीशी है। अब अगर इस सेंट की शीशी का ढक्कन हम खोलते हैं तो इसमें से जो महक है धीरे धीरे कमरे में चारों तरफ फैल जाएगी। अर्थात इत्र के अणु इस बॉटल से धीरे धीरे अपनी कम मात्रा की तरफ फैल जाते हैं। तो इत्र की महक का फैल जाना ये किसका उदाहरण है, विसरण का। एक और उदाहरण मैं आपको लूँ, जैसे हम क्या करते हैं, घरों के अंदर एक जल से भरा पात्र लिया, इसमें हमने पानी भरा और इसमें हमने एक नील की बूंद डाली। नील आप जानते हो, जो कपड़ों को नीला रंग देने के लिए हम घरों में जनरली यूज़ करते हैं। नील जो है उसका नीलापन धीरे धीरे पूरे पात्र में जो जल है उसमें फैलना शुरू होता है। शुरुआत में नील के जो अणु हैं वो इस बूंद के आसपास है, लेकिन धीरे धीरे इसकी जो मात्रा है अपनी ज़्यादा मात्रा से कम की तरफ विस्तृत होती है। तो ये दैनिक जीवन का आपका सबसे सामान्य उदाहरणों में से 1-2 नाम लिए कि विसरण क्या है, परिभाषा का जिक्र करना है आपको। ये छोटा क्वेश्चन बन सकता है, ये जनरल साइंस में भी है। विसरण मतलब ठोस, द्रव और गैस के अणुओं का अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ गमन करना। और ये जो खासियत है, ये जो उदाहरण है, आप अपने दैनिक जीवन में महसूस कर सकते हैं। हमारे सिलेबस में आगे है विसरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि वो कौन कौन से कारक है जो विसरण को प्रभावित कर सकते हैं। पहला कारक तापमान। तापमान का विसरण की दर से क्या संबंध है। अगर हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसमें उसके जो वस्तु के अणु हैं उनकी गतिज ऊर्जा के मान में क्या होती है, बढ़ोतरी होती। तो जब गतिज ऊर्जा के मान में बढ़ोतरी होगी तो विसरण की दर क्या होने लग जाएगी, अधिक होने लग जाएगी। तापमान का विसरण की दर से सीधा सीधा संबंध है, अर्थात समानुपाती का संबंध है। टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे आप, विसरण की दर उतनी ही तेज होती जाती है। इसका मैं बहुत आसान उदाहरण लेता हूँ। जैसे गर्मियों के दिनों में आपने देखा है साइकिल के टायर की ट्यूब फट जाती है। हुआ क्या, ट्यूब के अंदर हवा भरी हुई। जब हम साइकिल को धूप में रखते हैं तो धूप में उस हवा या उस वायु को मिलता है टेम्परेचर की वजह से वो जो वायु है उसमें क्या होने लगता है, विसरण होने लगता है।
तो अगर ट्यूब की दीवार कमज़ोर है तो हवा के अणु अंदर से प्रेशर लगाएंगे उस दीवार पर, और उस प्रेशर की वजह से वो ट्यूब क्या हो सकती है, फट भी सकती है। अगर टायर कमज़ोर है तो वो फट जाएगा, और ऐसी स्थिति में यही सिद्धांत काम कर रहा है। तो टेम्परेचर जो है वो विसरण की दर को सीधे सीधे प्रभावित करता है। तापमान बढ़ाने से विसरण की दर अधिक हो जाती है। दूसरा, पदार्थ का घनत्व। घनत्व अगर हम अधिक कर रहे हैं तो विसरण की दर स्लो हो जाती, यानी कि घट जाती। तो घनत्व का और विसरण की दर का व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। ऐसे हम बात करें माध्यम की सांद्रता, किसी माध्यम की सांद्रता बढ़ाने पर विसरण कैसा होगा, धीमा होगा, क्योंकि कोई वस्तु जितनी ज़्यादा सांद्र है उसका विसरण उतना ही कम हो जाता है। तो पाठ का पहला टॉपिक हमारा विसरण है। विसरण के बाद इस पाठ में आगे हमें बात करनी है परासरण पर। दूसरा टॉपिक इस पाठ का है परासरण। परासरण को अंग्रेजी में ऑस्मोसिस कहते हैं। मैं उच्चारण लिख रहा हूँ, ये उच्चारण आपको टच में रखना है, क्योंकि ये शब्द अक्सर पेपर में कंफ्यूज कर देते हैं हिंदी वर्डिंग, तो आप अंग्रेजी की मदद से उसको सॉल्व कर सकते हैं। परासरण या ऑस्मोसिस क्या है? परासरण में विलायक के अणु, परासरण में विलायक के अणु अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ गमन करते हैं। लेकिन इस गमन में एक खास बात रहेगी, ये गमन होगा अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होकर। तो अगर हम इसको मोटे तौर पर देखें तो अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ गमन करना, ये तो विसरण की भी खासियत है। लेकिन विसरण और इसमें अंतर क्या है, मैंने अभी आपको बताया था, विसरण तो ठोस में भी होता है, विसरण द्रव में भी होता है, विसरण गैस में भी होता है। लेकिन परासरण का जिक्र केवल और केवल किस में होगा, द्रव में, यानी कि विलायक में। और विलायक के रूप में कौन होता है कोशिका के अंदर, मुख्यतः जल। तो परिभाषा, एक किताबी परिभाषा इसकी बन सकती है, जल के अणुओं का अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होकर गमन करना परासरण कहलाता है। तो परासरण एक प्रकार की जैविक घटना है जो जल के अणुओं में होती है। इस घटना के कुछ उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन इन उदाहरणों को समझने से पहले आप समझिए परासरण के प्रकार। सामान्यतः परासरण दो प्रकार का होता है, अंतः परासरण जिसको एंडोऑस्मोसिस बोलते हैं, और बहिःपरासरण, यानी परासरण की घटना दो प्रकार से होती है, या तो अंतःपरासरण या बहिःपरासरण। जैसे पहले शब्द पर बात करें, मान लीजिए हमने एक कोशिका ली और उस कोशिका को हम एक ऐसे माध्यम में, एक ऐसे विलयन में रख रहे हैं जो तनु विलयन। तनु विलयन और सांद्र विलयन, ये दोनों विलयन आपको समझ में आने की जरूरत है। तनु यानी कि पतला, एक तरीके से पतले का मतलब इसमें जल के अणु कैसे हैं, अधिक। तो जब हम एक कोशिका को एक ऐसे माध्यम में रख रहे हैं, एक ऐसे विलयन में रख रहे हैं जहाँ पानी के अणु अधिक है उसकी तुलना में, तो जल के अणु अपनी अधिक मात्रा से किस तरफ चलेंगे, कम मात्रा की तरफ चलेंगे। तो अंतःपरासरण वो क्रिया है जहाँ पर विलायक या जल के अणु बाहरी माध्यम से किस में प्रवेश कर जाते हैं, कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसके लिए एक आसान उदाहरण हमारे पास हो सकता है, जैसे हमने एक पात्र लिया और उस पात्र में हमने क्या भर लिया, उस पात्र में हमने जल भर लिया, और अब हमने इसके अंदर एक किशमिश का टुकड़ा डाला। हमने क्या डाला है, हमने इसमें किशमिश का टुकड़ा डाला है।
और इस प्रयोग को या इस स्थिति को हमने कुछ समय यूं ही खुला छोड़ दिया। फिर समझिए, हमने एक बीकर लिया जिसके अंदर हमने पानी भरा, पानी भरने के बाद उसमें किशमिश डाल दी और अब इसको कुछ समय के लिए छोड़ दिया। कुछ समय बाद क्या होगा, इस किशमिश को जब हम देखें तो ये किशमिश फूल जाएगी। क्यों फूलती, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जल के अणु बाहरी माध्यम से अंदर प्रवेश कर जाते हैं। क्यों करते हैं, उसकी एक कारण है, उस कारण को यहाँ समझिए। पात्र में यानी बीकर में जल के अणु कैसी मात्रा में हैं? ज़्यादा मात्रा में। उसके मुकाबले अंदर जल के अणु की सांद्रता या मात्रा कैसी है? कम मात्रा। पानी की अभी हमने खासियत पढ़ी, विलायक या जल के अणु अपनी ज़्यादा मात्रा से कहाँ चलते हैं? कम की तरफ। तो ज़्यादा मात्रा बाहर की तरफ है, कम मात्रा अंदर की तरफ है, तो जल के अणु बाहरी माध्यम से अंदर प्रवेश कर जाएंगे और ये किशमिश फूल जाएगी। तो अगर बाहरी माध्यम से कोशिका के अंदर जल प्रवेश कर रहा है तो इस घटना को क्या बोलेंगे? अंतःपरासरण। इसके मुकाबले दूसरा शब्द है बहिःपरासरण। बहिःपरासरण में क्या होगा, हम कोशिका को तनु विलयन के स्थान पर किस विलयन में रखेंगे? सांद्र विलयन में। अब सांद्र विलयन का मतलब होता है एक ऐसा विलयन जो कोशिका रस की तुलना में कैसा है? सांद्र है, गाढ़ा है। और जब गाढ़ा है तो जल के अणु कैसे होंगे? कम। तो विलयन में तो जल के अणु है कम और कोशिका में जल के अणु है ज़्यादा। तो ऐसी स्थिति में जल के अणु इस दिशा में गति कर जाएंगे, अर्थात कोशिका के अंदर से बाहर निकल जाएंगे। इस घटना को बोलते हैं बहिःपरासरण। तो बहिःपरासरण एक ऐसी क्रिया है जहाँ कोशिका से विलायक के अणु बाहरी माध्यम में गति कर जाते हैं। इसका उदाहरण समझने के लिए इस बार स्थिति हम पलट देते हैं। हमने एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर हमने क्या भर लिया? हमने भर लिया शर्करा का गाढ़ा विलयन। शर्करा का गाढ़ा विलयन जिसको हम चाशनी कहते हैं, उसको भर लिया हमने। तो गाढ़ा विलयन दिखाने के लिए थोड़ा सा इसमें गाढ़ापन ले लेते हैं और अब इसके अंदर अंगूर का एक दाना डाल दिया। स्थिति इस बार हमने उलट दी है। इस बार शर्करा के गाढ़े विलयन में अंगूर का दाना डाला हुआ है। अब क्या होगा, थोड़े समय बाद जब हम इस अंगूर के दाने को देखेंगे तो ये पिचक जाएगा। इसके पिचकने का वजह क्या है, कारण क्या है? इस स्थिति को ध्यान से देखें। बाहर शर्करा का गाढ़ा विलयन है और जब गाढ़ा विलयन है तो जल के अणु बाहर की तरफ कैसे हैं? कम मात्रा में। उसके मुकाबले अंदर की तरफ अंगूर के दाने में रस होता है और उस रस में जल के अणु कैसे होते हैं? ज़्यादा मात्रा में। तो जब अंदर की तरफ जल के अणु ज़्यादा है, बाहर की तरफ जल के अणु कम है, तो जल के अणु अपनी ज़्यादा मात्रा से किस तरफ चलेंगे भाई? ज़्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ चलेंगे। और जब ऐसा होगा तो अंगूर के दाने के अंदर से रस, उसका जो जल है वो बाहर निकल जाएगा और ऐसी स्थिति में ये दाना पिचक जाएगा। तो ये किसको प्रेजेंट कर रहा है? बहिःपरासरण को प्रदर्शित कर रहा है। तो कोशिका के अंदर जल प्रवेश करेगा या कोशिका के अंदर से जल बाहर निकल जाएगा, ये बात किस पर निर्भर कर रही है कि आप कोशिका को किस सांद्रता के विलयन में रख रहे हो। और इसी आधार पर विलयन जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिन पर भी हम बात कर लेते हैं। यानी कि एक छोटा क्वेश्चन आ गया, विलयन के प्रकार, विलयन किस किस प्रकार के होते हैं। एक विलयन का प्रकार होता है अल्पपरासारी विलयन। नाम में लगा हुआ है अल्पपरासारी विलयन। तो क्या खास बात होगी इस विलयन की?
इस विलयन की सांद्रता कोशिका रस की तुलना में कैसी होगी? अल्प मतलब कम। तो अगर एक ऐसा विलयन है जो इस प्रकार का है, अर्थात जिसकी सांद्रता कोशिका की तुलना में कम है, तो जब गाढ़ापन कम है, सांद्रता कम है, तो पानी के अणुओं की संख्या कैसी होगी? ज़्यादा। और जब पानी के अणुओं की संख्या विलयन में ज़्यादा है तो कोशिका में क्या होगा? जल अंदर प्रवेश करेगा या बाहर निकलेगा? जब बाहरी विलयन में जल के अणु ज़्यादा है, कोशिका के अंदर जल के अणु कम हैं, तो जल अंदर प्रवेश कर जाएगा। जैसे देखिए, इस बार हमने क्या किया? एक बीकर लिया। क्या आसान तरीके से इस बात को समझना आप। इस बीकर में हमने वो विलयन भर दिया जो अल्प परासारी विलयन। इस बार मैं जल के अणु का या शर्करा का कोई जिक्र नहीं कर रहा। मैंने कहा एक ऐसा विलयन है जो अल्प परासारी है, और मैंने इसमें एक कोशिका डाल दी। कोई किशमिश का दाना, अंगूर का दाना, कुछ नहीं, हमने इसमें एक सेल डाला है, कोशिका डाली। हमें प्रतीक के तौर पर ये चित्र समझना है। अब देखिए, बाहर एक ऐसा विलयन है जो अल्प परासारी है, और अल्प परासारी वर्ड का मतलब होता है जिसकी सांद्रता कोशिका रस की तुलना में अल्प है, कम है। तो जब इस विलयन की सांद्रता कम है, और सांद्रता को हम सामान्य भाषा में गाढ़ापन कहते हैं, तो जब गाढ़ापन कम है, सांद्रता कम है, तो इसका मतलब जल के अणु कैसे होंगे? भाई गाढ़ापन कम है तो पानी कैसा है? ज़्यादा, अर्थात जल के अणु कैसे हैं? अधिक। ठीक है, समझे इस चीज़ को। इस विलयन की सांद्रता जो है कम है, गाढ़ापन कम है, तो जल के अणु ज़्यादा है। और जब जल के अणु ज़्यादा है तो अंदर जल के अणु कैसे होंगे? तुलना ही तो कर रहे हैं हम। जब बाहर ज़्यादा है तो अंदर कम होंगे, और जब अंदर कम होंगे तो पानी बाहर से कहाँ प्रवेश कर जाएगा? अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो अगर इस पर एक तार्किक सवाल बनाए तो हम कह सकते हैं कि यदि एक कोशिका को एक अल्प परासारी विलयन में रखते हैं तो कोशिका के अंदर जल के अणु प्रवेश कर जाते हैं, इस स्थिति को पलट देते हैं। दूसरे टाइप का विलयन होता है अति परासारी विलयन। अति परासारी विलयन में क्या होगा? स्थितियां उलट जाएंगी। तो इसके लिए हम इसी चित्र को एक बार नए सिरे से देखते हैं। इस बार फिर मैंने एक बीकर लिया। इस बीकर में मैंने एक विलयन भरा जो इस बार है अति परासारी विलयन, यानी जिसकी सांद्रता कोशिका रस की तुलना में ज़्यादा है। इसमें मैंने एक कोशिका डाल दी। अब हम बात कर रहे हैं, बाहर एक ऐसा विलयन है जिसकी सांद्रता कोशिका रस की तुलना में ज़्यादा है। इसमें हमने कोशिका को रख दिया। अब देखिए, इस विलयन की सांद्रता अधिक है, तो सांद्रता अधिक है तो इसका मतलब सांद्रता का संबंध गाढ़ेपन से है, गाढ़ापन भी अधिक है फिर तो।